हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज आपकी गणित की पेडागोजी की तीसरी क्लास होने जा रही है। बहुत अच्छे प्रश्न है और उधर आपकी KVS में विज्ञप्ति भी आई हुई हैं। अगर आप नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गणित की पेडागोजी की तीसरी क्लास, बहुत अच्छे प्रश्न रहेंगे। बात कर लेते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से बैन हीले सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। देखिए, बैन हीले के सिद्धांत के अनुसार कौन सा क्रम ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। पहले बात कर लेते हैं, पहचान करना या संबंध बनाना, विश्लेषण या निगमन या स्वयं सिद्धांत। पहचान करना, विश्लेषण करना, विश्लेषण या संबंध बनाना, निगमन या स्वयं सिद्ध। सी ऑप्शन है आपका विश्लेषण, विश्लेषण, पहचान करना, निगमन, संबंध बनाना या स्वयं सिद्ध। यह आपका विश्लेषण, निगमन, पहचान करना, संबंध बनाना या स्वयं सिद्ध। तो बात कर लेते हैं इसमें से सिद्धांत के अनुसार कौन सा ज्यामितीय स्तर के लिए सही है। तो पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना, निगमन, स्वयं सिद्ध। तो हमारा कौन सा सही है इसमें? बी ऑप्शन सही है। देखिए, बैन हीले सिद्धांत के तीन पहलू हैं। बैन हीले के कितने पहलू हैं? तीन पहलू हैं। स्तरों का अस्तित्व, पहला है आपका स्तरों का अस्तित्व, दूसरा है स्तरों के गुण और एक स्तर से अगले स्तर तक प्रगति। बैन हीले सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में सोच या समझ के 5 स्तर दे रखे हैं। बैन हीले के अनुसार, एक मिनट रुको दोस्तों, मतलब बैन हील ने सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति में सोच या समझ में 5 स्तर दे रखे हैं। सोच में कितने दे रखे हैं? 5 स्तर। तो हम इसमें स्तर देखते कौन सा स्तर है। हमें पहले क्या करना है? अब पहला है आपका विजुलाइजेशन। पहला है विजुलाइजेशन। अगर आपसे प्रश्न अगर इस टाइप से बनाने के लिए आवे, 0 से शुरू करेंगे विजुलाइजेशन। अगर हम दूसरे की बात कर रहे हैं तो दूसरा शुरू होता है आपका पहचान करना। पहचान करना या विजुलाइजेशन। अगर हम पहचान को छोड़ दें, फिर है आपका विश्लेषण। फिर आपका संबंध बनाना या आपका अमूर्तता। दूसरा अमूर्तता, तीसरा आपका कटौती, चौथा है आपका कठोरता, जिसे हम बोलते हैं यानी कि संबंध बनाना, निगमन, स्वयं सिद्ध। तो अगर आपको पूछे कि निम्न में से बैन हीले सिद्धांत के अनुसार कौन सा ज्यामितीय स्तर के लिए सही है, अगर आपको सही पूछे, सही है, अगर सही है तो आपको पहले विश्लेषण देख लेना है ना। तो पहचान करना, विश्लेषण, संबंध बनाना और निगमन, स्वयं सिद्ध। ये क्या है? बैन हेले के स्तर क्रम से दे रखे हैं। ये किसमें? गणित के हिसाब से अगर पूछता है तो आपके उसमें। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति के बारे में सही नहीं? अगर हम नहीं है, इसको नहीं देख लो, सही नहीं है। एक दिक स्थान परिमाप और माप का विज्ञान है। गणितीय ज्ञान सटीक, व्यवस्थित, तार्किक है। सही है। गणित भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है। या डी ऑप्शन है, गणित में सभी प्रमेय और अभिग्रहित प्रमाणित तथ्य हैं। यह तो नहीं हो सकता। देखिए, ये स्थान परिमाप और माप का विज्ञान है। क्या है? दिक स्थान मतलब दिक स्थान, छोटे छोटे जहाँ पे स्थान, परिमाप मतलब नापतोल का, और माप विज्ञान। तो इसको हम सही करेंगे। गणित ज्ञान सटीक का अर्थ भी, ये भी ठीक है आपका।
गणित भाषा अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट, हाँ ये भी सही है, गणित अच्छी तरह से परिभाषित और स्पष्ट है। बात कर लेते हैं डी। तो आपका ये डी ऑप्शन पूछा इसमें नहीं है, सही नहीं है, तो ये नहीं है हमारा, तो इसको हम क्रॉस कर दो। ये यही आंसर है आपका, डी ही आंसर है इसका। क्योंकि आपको जब नहीं आवे तो आपको 4 ऑप्शन में से एक गलत कर निकालना है, बाकी 4 सही होते हैं, तो उसको हमें निकालना होता है नहीं वाले को। अब देखिए, गणित आपका तर्क, विज्ञान और रचनात्मक दोनों पर निर्भर करता है। क्या हमारा गणित, और इसे विभिन्न प्रकार के तथ्य, ज्ञान, व्यावहारिक उद्देश्य और इसके आंतरिक हित के लिए अपनाया जाता है। कुछ लोगों के लिए और न केवल पेशेवर गणित के लिए गणित का सार इसकी सुंदरता और इसकी बौद्धिकता चुनौती में भी निहित है। अगर हम आधुनिक संस्कृति में गणित एक केंद्रित भूमिका निभाता है, अगर आधुनिक की बात करें तो हम, और वैज्ञानिक साक्षरता के लिए गणित की प्रकृति की कुछ बुनियादी समझ आवश्यक है। कई वैज्ञानिक और इंजीनियरों ने सहित अन्य लोगों के लिए गणित का मुख्य मूल्य यह है कि यहाँ उनके अपने काम पर जैसे लागू होता है। अगर हम बात कर लें गणित की, इससे प्राप्त होने के लिए छात्रों को गणित को वैज्ञानिक प्रयास के हिस्सों में के रूप में समझने, गणित सोच की प्रकृति को समझने और प्रमुख गणितीय विचारों को कौशल से परिचित होने की आवश्यकता होती है। यह है हमारा गणित का तार्क। हमारा उद्देश्य है आपको अधिक से अधिक समझ में आए। हमारा टारगेट रहेगा 30 में 30, 15 में 15 आपका सीटेट क्लियर करना है आपको दोस्तों आपकी इस बार। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा सॉरी। तीसरा प्रश्न है आपका, एक गणित की परीक्षा में सुश्री फातिमा ने एक प्रश्न सम्मिलित किया, यदि दो संख्याओं का योग 17 है तो संख्या क्या है। ये एक उदाहरण है। बहुविकल्पीय प्रश्न, संदर्भात्मक प्रश्न, बंद सिरे वाला प्रश्न या मुक्त सिरे वाला प्रश्न। अगर इसकी हम बात करें तो क्योंकि संख्याओं का योग 17 है, अगर संख्याओं का योग 17 है तो उदाहरण क्या होगा आपका, तो मुक्त सिरे वाला प्रश्न। आपका डी ही ऑप्शन इसमें सही है, मुक्त सिरे वाले बात कर लेते हैं। ओपन एडेड प्रश्न, जिन हम प्रश्नों को अलग अलग प्रश्नों के रूप में भी जाना जाता है, जहां उत्तरदाता विचार साझा करने, स्पष्ट करने और अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र है, रखने के लिए स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। जब स्वतंत्र है छात्र अपने दृष्टिकोण से विस्तृत करेंगे और शिक्षक छात्र को दृष्टिकोण से चीज़ों को देख पाएगा। इन प्रश्नों को आमतौर पर एक या कथन में तैयार किया जाता है, जिसके लिए लंबी प्रतिक्रिया की आवश्यकता होती है। क्लोज एंड प्रश्न, इन प्रश्नों की अभिसारण प्रश्नों के रूप में भी जाना जाता है, जहां उत्तरदाता सीमित तरीकों से उत्तर देते हैं, जैसे हाँ या नहीं में उत्तर देना। पूर्व निर्धारित प्रतिक्रियाओं के बीच उत्तर को रेखांकित करते हुए सही या गलत चिन्ह लगाते हुए सीमित या अंतर्दृष्टि से ये किया जाता है। इस टाइप के प्रश्नों की बात चल रही है आपकी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कथनों में से विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। मानदंड, देखिए पहला है आपका मानदंड संदर्भित आकलन, विद्यार्थी का किसी मानदंड के आधार पर मूल्यांकन करना। मानदंड संदर्भित, यह आपका बी ऑप्शन है। मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षा और उपचारात्मक परीक्षा में उपयोगी है। इसकी अगर हम बात करें, देखिए मानदंड आकलन नैदानिक परीक्षा, आकलन नैदानिक परीक्षा और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। और ए ऑप्शन है मानदंड
विद्यार्थी आकलन विद्यार्थी का किसी भी मानदंड के आधार पर मूल्यांकन करना। अगर इसकी हम बात करें तो ए ऑप्शन सही है आपका, तो दूसरा ऑप्शन सही है इसका। मानदंड संदर्भित परीक्षा आधारित मूल्यांकन में एक छात्र की शैक्षणिक उपलब्धि की तुलना मानदंडों या मानकों के समूह में करता है। ये मानदंड उम्मीदवारों विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा शुरू करने से पहले स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तार्किक विवेचना है, इसलिए उसके पास होगी तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता। देखिए, तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता, पहला ही प्रश्न इसमें करेक्ट है, इसमें पहला ही प्रश्न मिल गया आपको। देखिए, मनप्रीत के पास अच्छी गणितीय तार्किक विवेचना है, इसलिए उसके पास होगी क्या, तार्किक और व्यवस्थित रूप से सोचने की क्षमता। तार्किक गणितीय सीखने की शैली 8 प्रकार की सीखने की शैलियों या बुद्धिमत्ता में से एक है, जिसे हम विकासात्मक मनोविज्ञानी हार्वर्ड गार्डन ने मल्टीपल इंटेलिजेंस के सिद्धांत में परिभाषित किया गया है। ये बच्चे की तर्क करने, समस्याओं को हल करने और संख्याओं का उपयोग करने सीखने, अमूर्त दृश्य जानकारी और कारण और प्रभाव संबंधी के विश्लेषण की क्षमता को संदर्भित करता है। नेक्स्ट प्रश्न। कोठरी आयोग 1964-1966 के अनुसार क्या रहा है कोठरी आयोग? एक कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए गणित अनिवार्य विषय होना चाहिए जो कि सामान्य शिक्षा का हिस्सा हो। बी ऑप्शन कह रहा है ये केवल कल्पना और कि गणित छात्रों मानसिक कौशल, कल्पना इसको क्रॉस कर दो, कल्पना निगेटिव आ गया। गणित छात्रों में विश्लेषण, तर्क, चिंतन, आत्मविश्वास और मनोभावों को विकसित करता है। ये आपका डी है। प्रत्येक छात्र गणित में अमूर्तता नहीं समझा सकता, अतः कक्षा 8वीं के बाद उसे वैकल्पिक विषय के रूप में रखना चाहिए। देखिए इसके ऑप्शन, अच्छा नहीं ऑप्शन, तो हम बात कर लेते हैं कोठरी आयोग 1966। कोठरी आयोग ने कहा था कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के छात्रों के लिए गणित एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए जो सामान्य शिक्षक का हिस्सा हो। सामान्य शिक्षक का हिस्सा हो, तो हमारा ए ऑप्शन ही ठीक है इसमें। देखिए, भारत के लिए एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए डॉक्टर डी एस कोठरी की अध्यक्षता में कोठरी आयोग 1964-1966 की स्थापना की गई थी और इसने शिक्षा के पुनर्गठन को 10+2+3 के एक समान पैटर्न में बदलने का सुझाव दिया। उसने नामांकन के मुद्दे पर जनशक्ति दृष्टिकोण अपनाया और घोषित किया कि उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक और अन्य क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करना था। भले ही इसने सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका को स्वीकार किया। आयोग की प्रमुख सिफारिश में विज्ञान और गणित पर जोर, स्कूली पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में कार्य अनुभव की शुरुआत, सामान्य स्कूल प्रणाली की शुरुआत, 12 साल की स्कूली शिक्षा के साथ शैक्षिक संरचना यानी मुक्त पाठ्य पुस्तकों में की गई थी। तो हमारा देखिए जब कोठरी आयोग 1966 में यानी कि 1964-1966 में हुआ था, तो इसकी स्थापना थी आपकी 10+2+3। तो अब हमारा जब 10 दिया है तो 10 हमारा ये सही है, तो यही आंसर सही है। वैसे अगर गणित में अगर सी ऑप्शन की बात कर लें, गणित छात्रों में विश्लेषणात्मक तर्क, चिंतन, आत्मविश्वास और मनोभावों को विकसित करता है, नहीं तो हमारा ये ऑप्शन होता सी इसका, जब ये नहीं होता था 10 वाला। नेक्स्ट प्रश्न, 7वां प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा संख्या ज्ञान के
विकास से संबंधित नहीं है। देखिए संख्या ज्ञान से विकास से संबंध नहीं है। प्रतिबद्धता, पदानुक्रम, समावेशन, वर्गीकरण, आत्मकेंद्री। क्या है? आत्मकेंद्रित। अगर संख्या ज्ञान के विकास के बारे में हम बात करें, प्रतिबद्धता, पदानुक्रमांक, समावेशन, वर्गीकरण या आत्मकेंद्रित। देखिए संख्या ज्ञान व अवधारणाएं, अंकों की सही गणना, पहचान और उपयोग करना, संख्याओं की तुलना करना और सक्रियों को संख्या अवधारणाओं के विकास में मील का पत्थर माना गया जाता है। सबसे पहले किसी विशेष वस्तु को एक संख्या से निर्दिष्ट करना जो वस्तुओं के अनुक्रम में से एक मानना बनता था और संख्या के क्रमिक पहलू के रूप में जाना जाता था। सामान्यतः एक संग्रह में वस्तुओं के क्रम स्थिति क्या है को संदर्भित करती है। संख्या नामों के ज्ञान के साथ साथ एक से एक संदर्भ का उपयोग करके दो संग्रहों में वस्तुओं का मिलना करने में क्षमता लगभग 3 से 5 वर्ष की आयु में सामान्यतः विकसित होती है। गिनती का दूसरा और अंतिम चरण में वस्तुओं की संख्या, अनेकता या संख्यात्मक यानी कार्डिनल पहलू जानना। कार्डिनैलिटी की तात्पर्य संग्रह के आकार या कितनी वस्तुओं से विकसित किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो आपका डी ऑप्शन सही है, नहीं है। बाकी प्रतिबद्धता भी है, पदानुक्रम, समावेशन भी, वर्गीकरण भी है। 8वां प्रश्न, गणितीय भाषा सहायक होती है समस्या समाधान कौशल को विकसित करने के लिए। देखिए समस्या समाधान कौशल को विकसित करने के लिए गणितीय भाषा, हाँ ये ठीक है, मान लेते हैं। संप्रेषण और वाचन कौशल को विकसित करना, ये तो नहीं हो सकता, बी गलत है। तार्किक विवेचन कौशल को विकसित करना, हाँ ये भी सही है, तो हमारा ये सही है। क्योंकि गणितीय दक्षता के विकास के लिए गणित की भाषा को पढ़ना और सीखना एक महत्वपूर्ण है। अगर छात्रों की गणितीय शब्दावली सीखना उनके भाषा विकास और अंतर्गणितीय दक्षता का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई सामग्री क्षेत्रों में समग्र कक्षा के लिए गणित शब्दावली समझ या प्रमुख योगदान करता है। सभी विषय वस्तु क्षेत्रों में शब्दावली सीखने की प्रभावी विधि विविधता और दीर्घकालीन है। नेक्स्ट प्रश्न, नवा प्रश्न, कक्षा 2 के छात्र को जब 56 + 42 को हल करने के लिए कहा गया तो उसने इसे निम्न प्रकार से हल किया। इस प्रकार से उन्होंने हल किया। गणित अध्यापक के रूप में इस छात्र के प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? छात्र को प्रश्न हल करने के लिए अपनी स्वयं रणनीति को हतोत्साहित करना चाहिए, ये नहीं हो सकता। हो सकता है हतोत्साहित करना, हो सकता है, चलो मान लेते हैं इसको। छात्र को डांटना, क्योंकि ये तो हमारा बिल्कुल खत्म कर दो, पहला ही निगेटिव आ गया। छात्र के निर्देश कि वह देखे कि अन्य छात्रों से समस्या कैसे हल की जाए, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन देखिए, छात्र की प्रशंसा करें कि उसने प्रश्न को हल करने के लिए वैकल्पिक रणनीति का उपयोग किया क्योंकि उसे रचनात्मक और आलोचनात्मक सिद्धांत, ये भी नहीं। तो हमारा यही ऑप्शन सही है कि छात्र को प्रश्न हल करने के लिए अपनी स्वयं की रणनीति अपनाने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर स्वयं करके सीखे तो बेस्ट रहेगा। क्योंकि एनसीएफ भी यही है कि बच्चा स्वयं करके सीखे तो बच्चा इसी में ही बच्चे की भलाई है, तो यही एनसीएफ हमारा कहता है। 10वां प्रश्न, निम्न में से सहयोगी और सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करता है। छात्र कक्षा में हुए विचार विमर्श द्वारा विकसित मापदंडों के आधार पर आकृतियों को वर्गीकृत करते हैं, नहीं। शिक्षक 2 अंकों वाली संख्याओं में संख्या की गुणन की प्रक्रिया में शेर साझा करने और छात्रों को उसी प्रकार के प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका। देखिए गणित में नैदानिक परीक्षा उद्देश्य या विश्लेषण के रूप में शिक्षण को सीखने की कठिनाइयों को
दूर करने के लिए आयोजित किया जाता है। ये परीक्षा बच्चों की समझ में कमियों को जानने में मदद करता है और ये एक व्यापक परीक्षा है जो शिक्षकों और छात्रों को उनकी क्षमता और कमजोरियों पर केंद्रित प्रदान करती है। नैदानिक परीक्षा शिक्षक और छात्रों को विषय के साथ साथ उनके मुद्दों पर पहचानने के लिए क्षमता बनाता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न। एक अध्यापिका छात्र को निम्नलिखित सवाल देती है। निम्न संख्याओं का योग में बड़ी संख्याओं पर मेरा लगाइए। इसमें कौन सा प्रश्न आपका सही सटीक होगा? ए, बी, सी या आपका? इस प्रकार के प्रश्नों को उपयोग अध्यापिका कर सकती है। पूर्ण संख्याओं में गुणा और विभाजन आकलन के लिए नैदानिक परीक्षा के रूप में इसका उपयोग दशमलव संख्याओं, गुणन और विभाजन की ग्रंथियों पर संबोधित करने के लिए किया जाएगा। या इन्हें आंकने के लिए छात्र 9 से 3 और 9 के पहाड़ याद है। ये पूर्ण संख्याओं की तुलना के लिए। अगर इसकी हम बात करें, डी ऑप्शन इसका सही है कि पूर्ण संख्याओं की तुलना के लिए, क्योंकि अनुकूलन मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जबकि समस्या समाधान, विजुअलाइजेशन और प्रेजेंटेशन गणितीय प्रक्रिया का उपागम। गणितीय प्रक्रियाओं में समस्या समाधान, तर्क और तर्क विचारों को संप्रेषित करना शामिल है। ये गणित के वे भाग हैं जो हमें विभिन्न प्रकार की स्थितियों में कौशल का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। ये 3 शब्द विधि, उत्तर और समाधान के बीच अंतर शुरू करने के लिए लायक होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है? देखो, नहीं निकालना हमें। नहीं है समस्या समाधान, गणित की प्रक्रिया समस्या समाधान है, दृढ़ीकरण, निरूपीकरण, अनुकूलन। ये भी है, ये भी है, ये भी है। आपका ए ऑप्शन, ये समस्या ये नहीं है, क्योंकि देखिए गणित संबंधी का गत समस्याओं को गणित पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि ये छात्र के मानसिक कौशल को बढ़ाता है, तार्किक विश्लेषण विकसित करता है और रचनात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। गणित में शब्दगत समस्या कौशल को हल करने की क्षमता रखने में किसी के कैरियर और जीवन में बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए इस पर गंभीरता विचार किया जाना चाहिए और गणित शब्द समस्या कौशल विकसित करने के लिए छात्रों के भीतर उत्सुकता और रुचि पैदा करने के लिए उसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, प्राथमिक स्तर गणित में शाब्दिक समस्याओं को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि छात्र द्वारा शाब्दिक समस्या को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करने में पूर्व कौशल है। यह गणित की भाषा पढ़ने में एकमात्र साधन है। अब प्राथमिक से गणित की शाब्दिक समस्या को शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि यह गणित की भाषा पढ़ने का एकमात्र साधन है। तो इसकी हम बात कर लेते हैं। एक प्रकार का साधन है। एक प्रकार का साधन है। प्राथमिक स्तर पर गणित में शाब्दिक समस्याओं को शामिल किया जाना चाहिए। अगर ये आपका चाहिए तो इसका प्रश्न देख लेते हैं सटीक कौन सा है। छात्र द्वारा शाब्दिक समस्याओं को प्रभावी रूप से समझने, प्रतिपादित करने और हल करने की क्षमता अर्जित करने में पूरा कौशल, या गणित की भाषा पढ़ने, ये तो नहीं हो सकता है। शाब्दिक समझ का निरंतर प्रयोग विद्यार्थी अंग्रेजी भाषा, ये तो नहीं, इसको क्रॉस कर दो। ये हल करने में आसान होती है, ये भी नहीं। तो यही ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि गणित शाब्दिक हल करने के लिए यही आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न, 14वां प्रश्न, गणित शिक्षण में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग और अवधारणाओं को विकसित करने के लिए जो संबंधित है से अत्यधिक उचित होगा। क्या उचित होगा?
ऑप्शन देख लेते हैं। मापन, संख्याओं, आकृति या ज्यामिति। अगर गणित शिक्षा में सांप और सीढ़ी के खेल का उपयोग किया अगर हम अवधारणाओं को विकसित करने की बात करें तो संबंधित से अत्यधिक उचित क्या होगा आपका, संख्या या मापन। तो क्या होगा हमारा इसका संख्या होगा। क्या होगा, संख्या। बी ऑप्शन सही है, क्योंकि परिचित संदर्भ में उपयोग करते हुए युवा शिक्षार्थियों के लिए गणित को मनोरंजन तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। अगर कक्षा में खेले में शामिल करने, छात्रों को गणित में शामिल करने का एक तरीका है और इसलिए इनको सीखने में परिणामों में सुधार होता है। कोणों में सांप और सीढ़ी की सीखने के खेल को सीखने की दौरान छात्रों में ध्यान, शिक्षक और उनको साथियों के साथ उनकी बातचीत में सफलतापूर्वक सुधार पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट 15 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा चरण बच्चों में प्रतिपादन पैटर्न के धनात्मक विकास का उच्चतम प्रदर्शित करता है। पैटर्न की पहचान करना, पैटर्न के विस्तार या पैटर्न की नकल करना, नए पैटर्न का सृजन करना। अगर हम इसकी बात करें तो पैटर्न क्या है, तो हमारे नए पैटर्न का सृजन करना, ये ऑप्शन सही है इसका। क्योंकि प्रारंभिक गणित कक्षा का लक्ष्य को पैटर्न की उनकी समझ को गहरा और गणितीय बनाने में मदद करता है। उन्होंने न केवल पोषक पर पैटर्न को समझने में ज़रूरत है बल्कि इसका स्पष्ट शब्द में वर्णन करने को भी आवश्यक है। सबसे सामान्य अर्थों में बच्चों को उन संरचनाओं और नियमों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है जो सतही घटनाओं को रेखांकित करते हैं, जैसे भाषाविद व्याकरणिक नियमों को उजागर। यदि बच्चे पैटर्न को समझते हैं तो वे उनका वर्णन करने या उन्हें पुनः पेश करने या उनका विस्तार करने, तत्वों को भरने और पैटर्न को बनाने में सक्षम होते हैं। कौन, बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट, स्थानीय मान की संकल्पना शिक्षण के लिए अध्यापक कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार की सामग्री लाता है, जैसे कि गिनतारा, डिश ब्लॉक, 1 रुपये, 10 रुपये या 100 रुपये के नकली मुद्रा नोट। उपरोक्त स्थिति में अध्यापक डिन्स सिद्धांत के कौन से नियम का आश्रय ले रहा है। कौन से, गणित के नियम या गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम या बोधात्मक परिवर्तन का नियम, परिवर्तन का नियम या बोधात्मक परिवर्तन के शील का नियम या रचनात्मक नियम। तो इसकी हम बात कर लें तो क्या है आपका ये, रचनात्मक। डी ऑप्शन सही है, क्योंकि डेन्स क्या है, डेन्स 1960 ने मूल रूप से गणितीय शिक्षण के 4 सैद्धांतिकों को प्रतिपादित किया था। किसने, डेन्स ब्लॉक ने 1960 में प्रतिपादित किया, जिसके माध्यम से शिक्षक गणित के अनुभवों को बढ़ावा दे सकते हैं और उसके परिणामस्वरूप छात्रों को गणितीय संरचनाओं की खोज कर सकते हैं। इसमें 4 सिद्धांत शामिल होते हैं। पहला सिद्धांत अर्थात निर्माण सिद्धांत बताता है कि ठोस जोड़ तोड़ सामग्री पर शारीरिक और मानसिक क्रियाओं पर चिंतनशील होता है। 4 से जुड़ी अवधारणाओं को उन अनुभवों से सीखा जाना चाहिए जिसमें सबसे अधिक संख्या में 4 शामिल हो। नेक्स्ट 17वां, त्रुटि गणित में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये वाक्य है। बी ऑप्शन देखते हैं। बी की कह रहा है सही है, क्योंकि शिक्षा को हम समझने में मदद मिलती है कि बच्चों ने गणितीय अवधारणाओं का निर्माण कैसे किया। अगर हम इसकी बात कर लें तो यह बी आंसर ही सही है, क्योंकि बी आंसर आपको सटीक हो रहा है। क्योंकि क्या गलत, क्योंकि त्रुटि गणित के प्रति लापरवाही तो नहीं हो सकता। गलत, क्योंकि त्रुटि रहित विषय है, ये भी नहीं है। सही है, क्योंकि त्रुटि कम बुद्धि IQ दर्शाती, ये भी नहीं है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है।
देखिए, गणित में त्रुटि को भूमिका गणित शिक्षा में त्रुटि विश्लेषण त्रुटि की प्रकृति को पहचान करने का प्रयास करता है। जो एक शिक्षार्थी का विशेष प्रकार को असाइनमेंट के निपटने का हो सकता है। और गणित और गलतियाँ गणित सीखने का एक अभिन्न अंग भी है, जिसकी गणित सीखने में गलतियाँ त्रुटियाँ करना ही शामिल है। छात्र अपनी गलतियों और त्रुटियों में से भी सीखते हैं। छात्र क्या अपनी गलतियों त्रुटियों से भी सीखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, छात्र को जब दो भिन्नों का योग कराने के लिए कहा जाता है, बहुत सा साधारण त्रुटि सामना होता है। वे अंश को अंश में जोड़ देते हैं और हर को हर में। इस भ्रांति का क्या प्रभावित कारण हो सकता है? इस भ्रांति का क्या प्रभावित कारण हो सकता है? अध्यापक के संकलनात्मक समझ में कमी नहीं, कक्षा में छात्रों को ध्यान में कमी नहीं, योग में सीखे गए तत्वों का समझकर भिन्नों पर लागू करना। तो यही आंसर आपका सही है, क्योंकि एक सामान्य त्रुटि जिसका हम अक्सर सामना करते हैं, बच्चों को दो भिन्न जोड़ने के लिए कहा जाता है। वे अंश के साथ अंश और हर के साथ हर जोड़ते हैं। इस तरह की गलत धारणा का संभावित कारण भिन्नों पर लागू होता है। नेक्स्ट प्रश्न, छात्रों की आंकड़ों में सहंग्रह की समझ में अकल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य क्या है? कक्षा में विचार विमर्श करना या वर्ग पहेली तो नहीं हो सकता। सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना, भूमिका अभिन्न है। सर्वाधिक आकलन पर उपयुक्त का हमारा डी ऑप्शन सही है, भूमिका अभिन्न है। और इसकी हम बात करें, भूमिका अभिन्न है। क्या है? भूमिका अभिन्न है। छात्रों के आंकड़ों के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, आंकड़ा क्या करते हैं, डाटा विश्लेषण की कुछ समस्या का आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त रचनात्मक कार्य सीखने की प्रक्रिया के बीच में दिया गया है। एक सर्वेक्षण आधारित परियोजना होती है इसमें, काय में अभिन्न में, क्योंकि एक सर्वेक्षण आधारित परियोजना में किसी भी विषय के बारे में प्रश्नों को एक समूह शामिल होता है, जिसका उत्तर लोगों द्वारा लिखित या मौखिक सर्वेक्षण करके दिया जाता है। इसमें विस्तृत जानकारी या डेटा एकत्र करने या निरीक्षण करने या विश्लेषण करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। नेक्स्ट, देखिए 20वें प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय क्रियाकलापों में व्यस्त करना बहुत तरीकों को सहायता हो सकता है, जैसे कि छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं का विश्लेषण करने और परिकल्पना रणनीति को सीखने के अवसर प्रदान करता है। ठीक है। समय सारणी में दिए गए खाली क्लासों का उपयोग करने में सहायता होता है, और भी तो नहीं है। छात्रों को उनकी गणितीय समाज में विवेचना को और ग्रहण करने में सहायता करता है। ठीक है, ए और सी। और संकलित आकलन में उपयोग करता नहीं। तो हम मान लेते हैं छात्रों को कई अमूर्त अवधारणाओं को अन्वेषण करने और परिकलन रणनीतियों को सीखने के अवसर प्रदान करता है। क्या? गणित। ए ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। अगर हम बी ऑप्शन देखो, समय सारणी में दिए गए खाली क्लासों का उपयोग करने में, ये गलत है, इसको क्रॉस कर दो। छात्रों को उनकी गणितीय समाज में विवेचन और ग्रहण करने में सहायता करता है। तो ये आपको सी ऑप्शन सटीक है। ए और बी की हम बात करें तो आपका ए और आपका सी सही है। तो हम अभी सटीक देखते हैं क्या आंसर। हाँ देखो, ए और सी। तो आपका कौन सा चौथा आंसर इसका सही है। गणित बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा उसके विचार समझने हैं, जिसे हम बोलते हैं पेडागोजी। पेडागोजी की अगर हम बात कर लें तो 75 नंबर की पेडागोजी आती है, क्योंकि 150 का पूर्णांक होता है सी टेट का।
पेडागोजी से भी आप सीटेट क्लियर कर लोगे। 75 ये हो गए, 8-10 नंबर और ले आओगे। अगर 90 भी ले आए तो आपका सीटेट क्लियर है। पर आपका टारगेट है 150 में से 120 या 130 नंबर आपको लाने हैं। पेडागोजी पे बिल्कुल इजी कर लो, बहुत इजी है पेडागोजी। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए प्रश्न, ज्यामिति को देखिए 21वें प्रश्न है। ज्यामिति को गणित का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र माना गया है कि प्राथमिक गणित का ये एक अभिन्न भाग होता है, भाग होना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर हम इसके प्रश्न की बात कर लें तो देखिए एक चीज सटक में आपको बता रहा हूं मैं। पहले तो चलो प्रश्न पढ़ लेते हैं कौन सा आंसर सही है। ए ऑप्शन कह रहा है सभी छात्र ज्यामिति से अच्छे अंक प्राप्त करने और उन, ये तो नहीं, इसको पहले क्रॉस कर दो। ज्यामिति गतिविधि उन्मुख और उनको खेलने का समय देती है, बिल्कुल गलत। कई प्रसिद्ध गणितीय के ज्यामिति के विकास में सहयोगी, ये भी गलत। ज्यामिति का अनुभव दैनिक जीवन में अधिक गणितीय विचार एवं अवधारणा को अधिगम और दृश्य कारण में सहायता करता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। देखिए ज्यामिति को गणित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक के रूप में पहचाना गया है और इसे प्राथमिक गणित का एक अभिन्न अंग कहा गया है, क्योंकि ज्यामिति में अनुभव गणितीय विचारों और अवधारणाओं को सीखने और कल्पना करने में मदद करते हैं, जो दैनिक जीवन में जो आकार, माप और संरचना आदि के व्यवहार में उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपका। कंचो 22वें प्रश्न है। कंचों के खेल में रेनू 4 कंचे हार जाती है। देखिए कंचों के खेल में रेनू कंचे हार जाती है, कंचे हार जाती है। उसके पास 7 कंचे बचे हैं। उसने कितने कंचों के साथ खेलना शुरू किया था। देखिए कंचे के खेल में रेनू हार जाती है। योग पर ऑप्शन कह रहा है, योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का या खुले सिरे वाले प्रश्न का, बहुविकल्पीय प्रश्न का या व्याकरण में संदर्भ प्रश्न का। कंचे की बात चल रही है आपकी। अगर इसकी हम बात कर लें तो यह योग पर संदर्भात्मक प्रश्न का है। ए ऑप्शन इसका सटीक है, क्योंकि देखो प्रासंगिक समस्याओं में यथार्थवादी गणित शिक्षण आदि कोण में अनुभावनात्मक रूप से वास्तविक संदर्भ वाली समस्याओं के रूप में परिभाषित किया गया है। यह समस्या गणित के अनौपचारिक और औपचारिक ज्ञान को जोड़ना है, अनौपचारिक और औपचारिक ज्ञान को जोड़ने के आधार पर रूप से कार्य करती है। जैसे स्कूल में समाप्त होने पर बच्चे अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं, फुटबॉल टीम, कैप्टन टीम, अनेक बच्चे इस काम को खेलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हम पौष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं। आंकड़ों के प्रमाणीकरण, परिमाणन के लिए या कोणों को मापने के लिए, क्या पौष्टिक पद्धति का उपयोग, या दूरी को फुट और गज में मापने के लिए, या आपका हिंदी अरबी संख्या को लिखने के लिए। अगर हम इसकी बात कर लें क्या है, देखो हम पौष्टिक पद्धति का उपयोग कहाँ पर करते हैं। देखिए सेक्सेमिल प्रणाली गिनती, गणना और संख्यात्मक संकेत की एक प्राचीन प्रणाली थी, जिसमें 60 की शक्तियों का उपयोग किया जाता था, जितना कि दशमलव प्रणाली 10 की शक्तियों का उपयोग करती है। सेक्सेजेसिमल प्रणाली की आनुवंशिक उपयोगी कोणों को मापना, किसको, कोणों को मापने के लिए। तो हम काय में करते थे उसमें, कोणों को मापना। भौगोलिक निर्देशांक, इलेक्ट्रॉनिक निवेशन और समय शामिल है। इससे शामिल है 1 घंटे के समय को 60
मिनट और 1 मिनट को 60 सेकंड में ही बांटा गया है। तो क्या है, कोणों को मापने के लिए। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही है। पोस्टिव पद्धति का उपयोग कोणों को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कक्षा 1 और 2 में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 की दृष्टि में गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अगर हम इसकी बात कर लें, सी ऑप्शन ही सटीक देखते हैं। पहले देखिए, गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ समकालीन किया जाना चाहिए। तो आंसर बिल्कुल सटीक है। देखिए, ये कह रहे हैं, बाकी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सारे आंसर मिल गए। गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, हिंदी भाषा हो गई आपकी, कला हो गई, और पर्यावरण अध्ययन आदि के साथ, मतलब इसको भी हमें इसी उद्देश्य से लेना है, गणित को भी समकालीन किया जाना चाहिए। तो सी ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सटीक है। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों में गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों को सोच व गतिकीकरण कराना है, विचारों की स्पष्टता, तार्किक निष्कर्ष तक मान्यताओं को पीछा करना गणितीय उद्देश्यों के लिए केंद्रित कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, रचनावादी। देखिए, रचनावादी कक्षा में दशमलव के गुणन का परिचय देने के लिए निम्न में से अत्यधिक उपयोग होना चाहिए। पहला ऑप्शन है, दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ ग्रेड उपयोग करना। अगर हम इसको प्रयोग करेंगे तो ये तो दशमलव को गुणा करना, इसको क्रॉस कर दो। दशमलव को विभिन्न परिवर्तन का करना, ये भी क्रॉस कर दो। दशमलव को पूर्ण संख्याओं में परिवर्तन करना, ये भी क्रॉस कर दो। देखिए, औपचारिक कलन विधि का उपयोग करके प्रश्न को हल करना और उसके बाद अभ्यास के लिए कार्य पत्रिका करना। डी ऑप्शन बिल्कुल सटीक है ये। देखिए, प्रतिशत की अवधारणा को पढ़ते हुए त्योहारों के मौसम में बिक्री की छूट विषय पर एक कक्षा चर्चा शुरू की गई थी। अगर उसमें हम बात कर लें, कक्षा में किस प्रकार की चर्चा है छात्रों को कक्षा के गणित को वास्तविक दुनिया में जोड़ने में मदद करती है, जिससे अवधारणा स्पष्टता सुधार होता है कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में दैनिक जीवन संबंधी उदाहरणों से बच्चों को गणित ज्ञान तीव्रता करने का सुझाव देती है। नेक्स्ट, देखिए, प्रतिसत्ता की अवधारणा देखिए, प्रतिसत्ता, अगर हम बात करें प्रतिसत्ता की अवधारणा पढ़ाते हुए कक्षा विषय में त्योहारों के मौसम में बिक्री और छूट पर विमर्श प्रारंभ किया गया। कक्षा में इस प्रकार की चर्चा क्या है, तो इसकी हम बात कर लें, छात्रों के विवाद कौशल को बढ़ाने की सहायता, जिसमें उनकी पहचान कला में बढ़ोतरी, या छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के, देखिए, छात्रों को कक्षागत गणित और बाहरी दुनिया के गणित में संबंध बनाने में मदद मिलती है, जिसमें उनकी संकल्पना आत्मसमझ में बढ़ोतरी होती है। डी ऑप्शन सही है इसका। किसका? इसका 26 वाले प्रश्न का। 27वें प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षक कक्षा 2 के बच्चों को एक अंकीय की संख्याओं के आकलन बढ़ाने के लिए उपयोगी करती है? 6 बिंदु बनाना और उनमें 2 बिंदु पर गोला बना देना, फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना। एक गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों को दोहराना, या श्याम पट्ट पर 6 से 2 लिखना और बच्चों को उसे 10 बार अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहना। यह भी नहीं हो सकता। और नेक्स्ट, शिक्षक बच्चों को श्याम पट्ट पर लिखने के लिए तो इसे हम करें 6 बिंदु बनाना और उनमें से 2 बिंदु पर गोला बना देना, फिर बच्चों से उस बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना, और ये गतिविधि समान प्रकार के उदाहरणों से दोहराना। तो हमारा ये ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इनमें से कौन सी गतिविधि एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को आंकीय के संख्याओं के आकलन बढ़ाने के लिए उपयोगी कर सकती है।
तो यही सही है, क्योंकि हमें 6 बिंदु बनाने हैं, उनमें से 2 बिंदु पर गोला करना है, बाकी फिर बच्चों से बचे हुए बिंदुओं को गिनने के लिए कहना और फिर उन्हें गतिविधि समान प्रकार का दोहराते रहना बच्चों से। ये काम है, बच्चों को हमें कराना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, रहना। देखिए रहना गणित की एक अच्छी अध्यापिका है। देखिए रहना गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका बनने के लिए उसे होना या होनी चाहिए। बिल्कुल सटीक आंसर देख लेते हैं इसमें, बी ऑप्शन देख लेते हैं। बी ऑप्शन क्या कहता है इसमें, संकल्पनात्मक कक्षा में संकल्पनात्मक समझ और गणित के ज्ञान को वास्तविक जीवन से संबंधित करने की क्षमता। यही आंसर आपका सटीक है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसमें, क्योंकि रिहाना गणित की अच्छी शिक्षिका बनना चाहती है। गणित की एक अच्छी शिक्षिका बनने के लिए उसमें वैचारिक समझ और गणित की सामग्री को वास्तविक जीवन में जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। और गणित में वैचारिक शिक्षा छात्रों को अलग अलग तथ्यों, विधियों या सूत्रों को याद करने के लिए कहने के बजाय अवधारणाओं द्वारा गणित पढ़ने की केंद्रित होता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या गणित की एक तर्क की सूचक है। गणित क्या है, तर्क की सूचक है। विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। गणित, देखिए गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता नहीं, ये नहीं है। गणित प्रक्रिया में तर्क संगत देने की क्षमता, एक परिकलन में निरूपण की क्षमता। तो हम बात कर रहे हैं इसकी विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। ये ऑप्शन ही बिल्कुल सटीक है 29 का। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्ययन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। सी ऑप्शन क्या कहता है, देखो अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। और डी ऑप्शन है, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे स्थान की अंतर्दृष्टा समझ को विकसित कर सके। बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे स्थान की अंतर्दृष्टा समझ को विकसित कर सकें। अब बी है, प्राथमिक स्तर पर मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए, ये भी नहीं है। तो आपको डी ऑप्शन इसका सटीक है। फ्रेंड्स, ये रहे आपके 30 क्वेश्चन पेडागोजी के। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहे। पेडागोजी के गणित में इस टाइप के आपके प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, जिससे आपको इन प्रश्नों से बहुत हेल्पफुल, बहुत सहायता मिलेगी। इन प्रश्नों को देखना कि प्रश्न क्या कह रहा है। पेडागोजी में सिर्फ हमें प्रश्न देखना कि बच्चे का सटीक आंसर होना चाहिए, बच्चे की तरफ जाना चाहिए, ना कि टीचर की तरफ। अगर आप टीचर की तरफ लेके जाओगे तो प्रश्न आप गलत कर दोगे, और बच्चे की तरफ लेके जाओगे तो प्रश्न आंसर सही होगा। यह ध्यान आपको रख के चलना है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कल आपकी CDP की क्लास रहेगी। थोड़ा नेटवर्क का इशू है दोस्तों, जिससे हम लाइव नहीं आ पा रहे। जल्दी ही लाइव आने की कोशिश करते हैं। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।